नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रो बॉन्ड है क्या, इसकी सारी जानकारी हम रवीश कुमार जी के यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल पे भी आप देख सकते हैं और आप नया यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं इस समय, इस पर आप पूरा वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपको मैं इसी प्रकार की वीडियो आपको अपने इस चैनल पर दिखाता रहूंगा और ना इधर उधर की जो देश में जो सही जानकारी सच्ची जानकारी है वो आपको मैं इसी चैनल के माध्यम से दिखाता रहूंगा। चलो दोस्तों, रवीश कुमार जी से इलेक्ट्रो बॉन्ड के बारे में समझते हैं, इसमें क्या घोटाला हुआ है और क्या नहीं। कोई कंपनी बीजेपी को क्यों देगी? जिस कंपनी ने 236 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं, उसके कर्मचारी क्या इसे रिश्वत की तरफ देखते होंगे या उन्हें अब रिश्वत की जगह राष्ट्रीय योगदान दिखाई देने लगा है? इस होली एयरटेल की मूल कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों ने कितनी खुशी मनाई होगी कि अपनी तो सैलरी बढ़ती है कछुए की चाल से और बीजेपी को 236 करोड़ का चंदा दे दिया जाता है खरगोश की दौड़ से। एयरटेल में करीब 70,000 से अधिक कर्मचारी हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में इस 236 करोड़ को रिश्वत कहा जाता होगा या राष्ट्रीय योगदान? क्या उस ग्रुप में मौजूद मोदी समर्थकों को इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है? भले बॉन्ड की खबरें अखबारों में नहीं छप रही हैं, लेकिन जिस कंपनी ने स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास के 2 महीने में 150 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, उसके 70,000 जागरूक कर्मचारियों के बीच कुछ तो चर्चा चलती ही होगी। इन सब की सैलरी 7 या 8% ही बढ़ती होगी। हर बार कहा जाता होगा कि मार्केट टाइट है, कंपनी के पास पैसा नहीं, जो मिल रहा है उसी को प्रभु कृपा समझ लीजिए। और यहाँ उनकी कंपनी 2 महीने में 150 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दे आती है, तो क्या वे बहस नहीं करते होंगे कि ये चंदा है या रिश्वत, और इसकी खबरें अखबारों में क्यों नहीं छप रही? एयरटेल से जुड़े 70,000 से अधिक कर्मचारियों को हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए और गाना गाना चाहिए कि आएगा तो वही। हम भी तो देखें कि इस खबर के आने के बाद आप कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। कम से कम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा वीडियो ही शेयर कर दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह हमारा 17वां वीडियो है, सभी देख लीजिए। पहले तो इन कंपनियों का परिवारवाद समझाता हूं। एक कंपनी से कई कंपनियां निकलती चली जाती हैं। भारतीय एयरटेल ने 150 करोड़ का चंदा तो दिया ही, साथ में भारतीय टेलीमीडिया जो भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी है, उसने भी भाजपा को 37 करोड़ का चंदा दिया है। भारतीय एयरटेल ने भाजपा को कुल 197 करोड़ का चंदा दिया है। एक और कंपनी है भारतीय इंफ्राटेल जिसने चंदा दिया है। इस तरह भारतीय समूह की तीनों कंपनियों ने भाजपा को 236 करोड़ से अधिक का चंदा दे दिया। इसमें से 150 करोड़ के चंदे का हिसाब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के आसपास से जुड़ा है। यूटेलसेट वनवेव नाम की एक ग्लोबल कंपनी है। इसमें भारतीय एंटरप्राइजेस की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। भारत में इसकी सहायक कंपनी का नाम है वनवेव इंडिया। यूटेलसेट उपग्रह कंपनी है। क्या इस कंपनी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देने के लिए नीलामी करने का नियम बदल दिया गया? और क्या नियम बदलने के बदले कंपनी ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा बता रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 2 बार में 150 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए हैं। आधा हिस्सा नियम बदलने से पहले और आधा नियम बदलने के बाद। और नियम क्या बदला? आपको याद होगा, यूपीए के समय टेलीकॉम सेक्टर के स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई थी। इसे बड़ा घोटाला बताया गया कि नीलामी होती तो सरकार को और अधिक राजस्व मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बिना नीलामी के दिए गए 122 लाइसेंस को रद्द कर दिया। उसके बाद नीलामी कराने के आदेश दिए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी यही बातें किया करते थे। उनके उस समय के ट्वीट और भाषण आपको मिल जाएंगे। इस मुद्दे ने मोदी के लिए लहर पैदा की और 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी राज में क्या हुआ? जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बारी आई तो क्या नीलामी का रास्ता अपनाया गया? नहीं। यह नियम क्यों बदला गया? किसी अखबार में यह खबर छपेगी तब तो जनता को पता होगा। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेगी।
3 वेबसाइट पर यह खबर है जिसे देश के कई बड़े अखबार, खासकर हिंदी के कूड़ा अखबार छापने की हिम्मत नहीं कर सकते। अफसोस कि आपके घर में हिंदी के यही रद्दी अखबार कई साल से आए जा रहे हैं। न्यूज मिनट और स्क्रोल ने लिखा है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने नियम बदलकर नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम देने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ऐसा करने से पहले और ऐसा करने के बाद भारतीय समूह ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार में बॉन्ड के जरिए कुल 150 करोड़ रुपए का चंदा दिया। नवंबर 2023 में 2 कड़ियों में पहले 100 करोड़ और फिर 50 करोड़ का चंदा दिया गया, जिसे भाजपा ने भुना भी लिया। जैसे ही केंद्र सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की अनिवार्यता खत्म कर दी, नया कानून संसद में पेश किया गया। भारतीय समूह ने बॉन्ड खरीद लिया। 1 महीने के भीतर मोदी सरकार ने OneWeb को स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी मंजूरी दे दी। उसके तहत अब मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपग्रह के जरिए दी जानी है। क्या यह किसी प्रकार का घोटाला नहीं है? आखिर नीलामी की अनिवार्यता क्यों खत्म की गई? क्या किसी खास कंपनी पर कृपा बरसाने के लिए और उससे 150 करोड़ रुपए का चंदा लेने के लिए? हालांकि अभी सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया है, लेकिन नीलामी से पहले और नीलामी खत्म करने के बाद भारतीय समूह का बीजेपी के लिए 150 करोड़ का बॉन्ड खरीदना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इतनी जल्दी क्या थी? जुलाई में तय हुआ था नीलामी से सैटेलाइट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और दिसंबर 2023 में मोदी सरकार ने कानून भी बना दिया। जिस समय यह कानून संसद में पास हुआ, याद कीजिए, संसद से कुल 143 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ। यही नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई कि इस फैसले को न्यायिक मंजूरी मिल जाए। नया कानून बनते ही इसकी दौड़ में एक ही कंपनी बच गई, OneWeb इंडिया, जिसे स्पेक्ट्रम पाने के लिए जरूरी लाइसेंस और स्पेस ऑथराइजेशन दोनों मिल गई। जबकि रिलायंस, जियो जैसे घरेलू टेलीकॉम दिग्गजों से लेकर एलन मस्क की स्टारलिंक समेत कई विदेशी कंपनियां भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की होड़ में शामिल थीं। रिलायंस और वोडाफोन ने नीलामी से स्पेक्ट्रम देने की नीति की मांग की थी। यह सब न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज मिनट और स्क्रोल की वेबसाइट पर छपा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन की कानूनी राय भी प्रस्तुत की। राधाकृष्णन ने कहा कि नीलामी उपग्रह आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का एकमात्र स्वीकार्य तरीका था। उन्होंने बताया कि उपग्रह और स्थलीय स्पेक्ट्रम के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, इसलिए दोनों पर एक ही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KS राधाकृष्णन 2G स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई में भी शामिल रहे थे। Can I get some discount? Red UPI तो कैशबैक मिलेगा सर, लेकिन normal UPI तो you have to do me a favor सर। की नीति का विरोध किया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की राय हो या स्पेक्ट्रम की अनिवार्य नीलामी का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार पर किसी का असर नहीं पड़ता है। स्क्रोल की रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लीगल एक्सपर्ट को शमीन का बयान छपा है कि यह कहना उचित होगा कि अगर यूटेलसेट OneWeb को भारतीय द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद और भाजपा को उनके दान के बारे में पता था, तो यूके ब्राइबरी एक्ट के तहत उनके अपराधी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीधा सीधा यह मामला रिश्वत देने का हो सकता है। 21 नवंबर 2023 को यूटेलसेट OneWeb केंद्र सरकार से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस प्राप्त करने में कामयाब हो गई। विपक्ष को इसका अंदेशा था। जब सरकार कानून लेकर आई तब भी विपक्ष ने आलोचना की। उसमें तो यही बात थी कि नीलामी से आवंटन नहीं हुआ। क्या बीजेपी को पता था कि मोदी सरकार ने भी वही किया है जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय किया गया था? हाल ही में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए 2G घोटाले को लेकर प्रचार वीडियो बनाया। 21 मार्च को कांग्रेस ने इस वीडियो में किए गए सभी भ्रामक दावों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। निहायत ही भ्रमित करने वाला वीडियो चला रही है भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से। मिनिस्ट्री ने भी चलाया, तमाम नेताओं ने चलाया, तमाम मंत्रियों ने चलाया 2G को लेकर कुछ। 2G कोर्ट में हो चुका है कि कोई कल्पेबिलिटी नहीं है, तो ऐसा भ्रमित करने वाला वीडियो 10 साल बाद क्यों दिखाया जा रहा है? इसके लिए हमने उस पर्टिकुलर कंटेंट पर अपनी शिकायत दर्ज की है और चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि इसको हटाया जाएगा। तो हमें पूरी आशा है
कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लीकिंग हो गया है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के चलते भ्रमित करने वाले आज पूरा फेक न्यूज पूरी तरह से जो झूठ फैलाया जा रहा है वो कमीशन खुद उसको स्वतः संज्ञान लेकर उस पर एक्शन करे। इलेक्टोरल बॉन्ड, कुछ इसे चुनावी चंदे का धंधा कहते हैं, कुछ चंदा धंधा, आप जैसा भी कह लें। आज अगर इसकी रिपोर्टिंग होती, अखबारों में बारीकी से खबरें छपती, तो मोदी समर्थक भी जान पाते कि ईडी ने रेड किया तो उस कंपनी ने बीजेपी को कई 100 करोड़ का चंदा क्यों दिया। मोदी समर्थक यह भी जान पाते कि पॉलिसी बदलवाने की बात आई तो पहले या बाद में किसी कंपनी ने चंदा क्यों दिया और यह मामला है क्या। सबसे ज्यादा अंधेरे में अगर कोई है तो आज मोदी समर्थक हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि इस बॉन्ड के पीछे कितना बड़ा खेल हो गया, उनके विश्वास के साथ धोखा हुआ। उन्हें यही पता है कि सारे दलों को पैसा मिला है, जबकि यह मामला तो इसका है ही नहीं कि पैसा सबको मिला है। मामला यह है कि एक असंवैधानिक और अवैध कानून मोदी सरकार ने बनाया। इस कानून के पीछे कंपनियां तभी क्यों चंदा देती हैं या देने के लिए मजबूर होती हैं जब उनके यहां ईडी का रेड पड़ता है। स्क्रोल के आयुष तिवारी की रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, मगर आयुष ने दिखा दिया है कि कोटक फर्म ने बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया। उसी समय दिया जब भारतीय रिजर्व बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर फैसला देने वाला था। रिजर्व बैंक का कहना था कि कोटक महिंद्रा में उदय कोटक की हिस्सेदारी एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। इस बात को लेकर कई वर्षों तक बहस चली, मगर जनवरी 2020 में आरबीआई उदय कोटक के पक्ष में फैसला देता है और आउट ऑफ कोर्ट समझौते के लिए मान जाता है। आयुष तिवारी ने लिखा है कि समझौता होने से कुछ महीने पहले कोटक ग्रुप बीजेपी को 35 करोड़ रुपए का चंदा देता है। इसमें से 10 करोड़ समझौते करने के फैसले के कुछ दिन पहले दिया जाता है। कोटक ग्रुप की एक और कंपनी है इन्फिना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, अप्रैल 2021 में बीजेपी को 25 करोड़ रुपया देती है। 3 हफ्ते बाद रिजर्व बैंक ऐलान करता है कि उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहेंगे। 2019 में उदय कोटक ने सार्वजनिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड की नीति की आलोचना की थी, मगर 1 साल बाद उनकी कंपनी 60 करोड़ का चंदा देती है। 60 करोड़ रुपए का चंदा एक ही पार्टी को मिलता है और वो है बीजेपी। कोटक ने किसी और राजनीतिक दल को पैसा नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि इस कानून के बहाने चंदा वसूली की दुकान खोल दी गई थी। चंदा दो, धंधा लो, चंदा नहीं दोगे तो छापे मारेंगे। और सारी चीजों को गुप्त इसलिए रखा गया था कि जब कंपनियों की गर्दन मरोड़ी जाएगी और उनसे पैसा निकलवाया जाएगा तो वे उफ तक नहीं कर पाएंगे, न किसी को बता पाएंगे। इसलिए अपारदर्शिता नहीं बताने का स्वांग रचा गया लगता है। स्क्रोल ने कोटक महिंद्रा बैंक और रिजर्व बैंक दोनों को अपने सवाल भेजे, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इनका जवाब नहीं आया। यही हो रहा है, पूछा जा रहा है मगर जवाब नहीं दिया जाता। आपको एक पुरानी खबर की याद दिलाना चाहता हूं, डोलो 650 की। अगस्त 2022 में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रिंट और अनेक जगहों पर माइक्रो लैब्स की डोलो 650 को लेकर विस्तार से खबरें छपी हैं। जुलाई 2022 में आयकर विभाग ने दवा बनाने वाली कंपनी के 36 ठिकानों पर छापे मारे और आरोप लगाया कि कंपनी ने अनैतिक तरीका अपनाकर इस दवा को प्रमोट किया है। डॉक्टरों को उपहार और रिश्वत के तौर पर 1000 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। इस बात को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा। जिस बेंच के सामने यह बात रखी गई उसमें आज के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और तत्कालीन जस्टिस ए.एस. बोपाना सुनवाई कर रहे थे। उस समय कंपनी का बयान छपा था कि 1000 करोड़ की रिश्वत असंभव है और यह कहा गया कि निरर्थक और आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। तब डोलो 650 को लेकर एक चैनल के एक एंकर ने भारी तूफान मचाया था। इस मामले में ताजा स्थिति क्या है, 1000 करोड़ के आयकर की चोरी या रिश्वत के आरोप पर क्या अंतिम कार्रवाई हुई है, हम बताने में असमर्थ हैं। कोरोना के समय डोलो 650 की बिक्री बेतहाशा बढ़ गई थी। कई सारे डॉक्टर ये दवा लिखने लगे, तो हमने इसका जिक्र चुनावी चंदे के बॉन्ड की रिपोर्ट में इसलिए किया क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स ने बॉन्ड के जरिए 7 करोड़ का चंदा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को दिया। एसकेएम सिक्किम में सत्ता में है और यहीं पर माइक्रो लैब्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन इलाकों में फार्मा की
यूनिट लगती है वहां अक्सर प्रदूषण के चलते स्थानीय लोग विरोध करते हैं। ऐसे में कंपनियों को राज्य सरकार का सहयोग चाहिए होता है। इसके अलावा केवल राज्य की सरकार ही फार्मा कंपनियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। उन मामलों में भी जहां कंपनी पर दवा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते हैं। न्यूज मिनट इस बारे में पहले ही रिपोर्ट कर चुका है कि 7 ऐसी फार्मा कंपनियों ने चंदा दिया है जो दवा टेस्ट में फेल हो चुकी थी। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि महाराष्ट्र के ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में कुछ दवाएं फेल हुई। इन्हें बनाने वाली कंपनियां गुजरात की थी। उन्होंने करोड़ों का चंदा बीजेपी और शिवसेना को दिया। उस समय दोनों की महाराष्ट्र में साझा सरकार चल रही थी। न्यूज मिनट ने फार्मा सेक्टर द्वारा दिए जाने वाले चंदे को लेकर एक और रिपोर्ट की है। फार्मा सेक्टर की 35 कंपनियों द्वारा कुल 945 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है। इसमें से कम 22 कंपनियों ने अपने राज्य के सत्तारूढ़ दल को पैसा दिया है। आपकी दवा महंगी होती है, इलाज में आपका घर, आपकी जमीन बिक जाती है, मगर दवा बनाने वाली कंपनियां 945 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को बांट रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा भाजपा को 394 करोड़ रुपए मिला है। दूसरा तेलंगाना की बीआरएस को 328 करोड़, कांग्रेस को 115 करोड़ मिला है। चुनावी चंदे के धंधे में सौदा आपका हो गया, आपको धोखे में रखा गया। आपको लगा कि छापे पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहां तो छापे के बाद वही कंपनी बीजेपी को चंदा दे आ रही है। तो आपको पता नहीं चला कि इसके पीछे कुछ और खेल भी हो सकता है। To us as journalists, I think what became evident for those who were digging through the corporate records, we had several stories that the road of crony capitalism having died in India in a little while had not happened. There is clear evidence that it proliferated. Instead, that it was given a legal cover. What was seen as corruption earlier was now legally justified as something very good to do. To the point that we were amazed, and journalists particularly, that the government would defend the scheme which has now come out to show that money was being funneled. And this was not legitimate white money in all cases, in some cases it was. We also found that there are public listed companies which were passing on money to political parties without passing resolutions in their boards, because public listed money companies run by the money that shareholders like you and I put in them. They need to be accountable to the shareholders for what they do. क्या आप जानना ही नहीं चाहेंगे कि इन छापों के जरिए कंपनियों से वसूली हो रही थी? अरविंद केजरीवाल के केस में ही देखिए, अरविंदो फार्मा का निदेशक सरकारी गवाह बनता है। उसने नाम लिया, केजरीवाल जेल जाते हैं और इसी कंपनी ने 50 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया है। जानने की बात तो यह भी है कि इन कंपनियों के पास 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ देने के लिए कहां से इतने पैसे आ रहे हैं? यह बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार चंदा देने वाली 30 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हैं। इन कंपनियों ने 5 साल में 600 करोड़ से अधिक का चंदा दिया है, मगर सभी 30 कंपनियों ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं दी है। केवल 8 कंपनियां ही ऐसी हैं जिन्होंने बॉन्ड या किसी भी तरह के राजनीतिक चंदे का अपनी सालाना रिपोर्ट में जिक्र किया है। इनमें से भारतीय टेलीकॉम ने 5 साल में 241 करोड़ का चंदा दिया और अपनी सालाना रिपोर्ट में हर साल जानकारी देने वाली अकेली कंपनी यही है। हरियाणा के डीएलएफ समूह की कम चर्चा हुई। 2018 में हरियाणा पुलिस ने प्रियंका गांधी के जीवन साथी रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के खिलाफ एफआईआर कर दी। जमीन के सौदे को लेकर भ्रष्टाचार, फ्रॉड के आरोप लगे और गोदी मीडिया पर दिन रात बहस चलाई गई। मगर 5 साल बाद बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर कह दिया इस डील में कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बाद में राज्य सरकार क्लीनचिट से मुकर गई। अब पता चला है कि डीएलएफ ने 170 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं। अक्टूबर 2019 से लेकर नवंबर 2022 के बीच डीएलएफ ने जितने का बॉन्ड खरीदा, सारा का सारा पैसा अकेला बीजेपी को गया। मतलब जिस पर आप डील और धांधली का आरोप लगाते हैं, उसी से 170 करोड़ रुपए वसूल लेते हैं। रियल एस्टेट कंपनियों में सबसे अधिक चंदा डीएलएफ ने दिया है। 26 कंपनियां ऐसी हैं जिनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है और उन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने
छापे के बाद बॉन्ड खरीदे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी जांच में पाया है कि जांच एजेंसियों से घिरी 26 कंपनियों ने जो चंदा दिया है उसका करीब 38% पैसा बीजेपी को मिला है। अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 के बीच इन कंपनियों ने 700 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, लेकिन जांच के बाद इन सभी ने कुल 4,479 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। अब आप ही बताइए, छापा पड़ने के बाद 26 कंपनियां 4,479 करोड़ का बॉन्ड खरीदती हैं। जिनके खिलाफ मामला चल रहा है वो कंपनियां इतनी मेहरबान क्यों हो जाएंगी? इनमें से 10 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 100-100 करोड़ चंदा दिया। आमतौर पर तो यही होता है कि पुलिस किसी को पकड़ ले और पुलिस को पैसा दे तो इसे रिश्वत कहते हैं। तो कंपनियों के मामले में इसे रिश्वत क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच 28,030 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 15,567 करोड़ का भुगतान डिजिटल तरीके से हुआ और 12,463 करोड़ का भुगतान चेक और डिमांड ड्राफ्ट से हुआ। यानी कुल लेन देन का 44.5% हिस्सा फिजिकल रूप में हुआ। लेकिन रिजर्व बैंक चाहता था कि केवल डिजिटल तरीके से ही किया जाए, तो इतनी बड़ी राशि चेक और डिमांड ड्राफ्ट से क्यों ली जा रही थी? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के साथ गहरा विश्वासघात कर रहा है। बाजार से लेकर सरकार तक इसे करोड़ों रुपए का विज्ञापन देती है। क्या इसके न्यूज रूम में देश के सबसे बड़े घोटाले की रिपोर्टिंग करने वाले योग्य पत्रकार नहीं है? हो ही नहीं सकता है। एक तरफ जब देश का सारा मीडिया भागकर गुफा में छिप गया है, ईडी और मोदी से थर-थर कांप रहा है, सत्ता के चरणों में लौट गया है, स्क्रोल न्यूज, न्यूज मिनट, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। इसी समय में वे अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। चुनावी चंदे का इतना बड़ा घोटाला आपके सामने ला रहे हैं। इस घोटाले में जो सब कुछ दिख रहा है, किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा, छापे के बाद खरीदा, पॉलिसी बदलवाने के बाद खरीदा, वो पैसा किसे गया, तब भी इसकी रिपोर्टिंग बंद है। इसलिए इनकी रिपोर्टिंग को और हमारे वीडियो को जन-जन तक पहुंचाइए, लोगों को पकड़ पकड़ कर दिखाइए। ये लड़ाई साधारण नहीं है, हर किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक समय था जब छोटे छोटे घोटाले की खबरें घर घर पहुंचती थी। आज घरों तक खबरों के पहुंचने के रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, अगर ये अपनी आम जनता के लिए है, इसकी जानकारी जरूरी थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की जानकारी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ आपको लेकर आऊंगा। धन्यवाद।